हाय बच्चों। आज का हमारा पाठ है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान तक। ठीक है, आखिरी चट्टान ये तो नाम से इसके शीर्षक पाठ के शीर्षक से ही पता लग रहा है कि यह एक यात्रा वृतांत होगा लेखक का। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि पाठ में कहा क्या गया है। आखिरी चट्टान तक एक रोचक यात्रा वृतांत है। रोचक मतलब होता है इंटरेस्टिंग, यात्रा वृतांत होता है हम जो भी ट्रेवल करते हैं ना, वो ट्रेवल की यादें, वो बातें कि हमने वहां क्या क्या देखा, किस तरह का माहौल था, कैसा सब कुछ था, वो सब जब हम लिखते हैं तो वो होता है यात्रा वृतांत, यात्रा की कहानी। तो यही है हमारा आखिरी चट्टान तक, जिसमें एक यात्रा वृतांत है और यह लेखक ने कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के अनुभवों को व्यक्त किया है इसमें। यहाँ पर लेखक गए थे कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी की जो यात्रा थी उनकी, कन्याकुमारी का जो ट्रेवल था उसके अनुभवों को, एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ पे शो किया है। यात्रा वृतांत में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के मिलन स्थल पर स्थित कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन कौन से ओशियंस के जॉइंट पर मिलता है? एक तो है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है हिंद महासागर और तीसरा है अरब सागर। इन सब के मिलन स्थान पर स्थित है कन्याकुमारी। इसके प्राकृतिक दृश्यों, नेचुरल ब्यूटीज का वर्णन बहुत ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है लेखक ने, मोहन राकेश ने। कन्याकुमारी के समुद्री तट के जीवन से साक्षात्कार होने पर, मीन्स जब वो लेखक कन्याकुमारी के समुद्री तट यानी कि समुद्र के किनारे पर पहुंचे, तो उस समय लेखक केवल वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक सुंदरता का ही वर्णन नहीं करता है। वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक मीन्स भौगोलिक इज जियोग्राफिकल, सांस्कृतिक कल्चरल। ठीक है, तो कल्चरल और जियोग्राफिकल सुंदरता, ब्यूटी का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि अपने मन में उठने वाली भावनाओं, विस्मय यानी कि फीलिंग्स, आश्चर्य, सरप्राइजेस, रोमांटिक हो जाता है वो वहां जाकर के, और उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जागती है, शांति कैसी फील होती है उसको आत्मिक खोज को भी उन्होंने व्यक्त किया है। यात्रा वृतांत की भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, प्रवाहपूर्ण है, मीन्स उसमें फ्लो है, चित्रात्मक है। चित्रात्मक है का मतलब होता है जब आप उसको पढ़ते हैं पाठ को, तो आपके माइंड में एक चित्र बनता चला जाता है। जैसे जैसे लेखक लिखता है और पाठक पढ़ता है, वैसे वैसे उसके माइंड में, पाठक के मन में चित्र बनता जाता है, जो पाठक के मन में दृश्यों को ऐसे जीवंत कर देता है कि पाठक को लगता है कि वह भी लेखक के साथ यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो उसको लगता है कि पाठक भी लेखक के साथ यात्रा कर रहा है। मतलब जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम भी लेखक के साथ साथ ही कन्याकुमारी की यात्रा कर रहे हैं। प्रकृति की भव्यता, मानव मन की गहन अनुभूतियों और यह यात्रा वृतांत एक साथ उजागर करता है। ये प्रकृति की भव्यता और मानव मन की अनुभूतियों को, प्रकृति की ब्यूटी और मनुष्य के मन में जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उस प्रकृति को देख करके, इन सब बातों के लिए यह यात्रा वृतांत है और इन सब बातों को यह यात्रा वृतांत उजागर करता है, मतलब प्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, हम पाठ की अब शुरुआत करते हैं आखिरी चट्टान तक। कन्याकुमारी का दृश्य है सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। कन्याकुमारी को कहा जाता है क्योंकि सुनहले सूर्योदय जब होता है तो उसका दृश्य बड़ा प्यारा होता है कन्याकुमारी में, और सूर्यास्त जब होता है तो भी दृश्य बहुत प्यारा होता है। मैं भी गई थी कन्याकुमारी, तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है उसका ब्यूटी, इट इज टू मच ब्यूटीफुल। केप होटल था, उसके आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर रात तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। ध्यान से समझिए, कवि कहाँ खड़े हुए हैं? कवि एक चट्टानों में से किसी एक चट्टान पे खड़े हुए हैं, और वो चट्टान कहाँ है? वो समुद्र के अंदर उभरी हुई है। और वो चट्टान कहाँ पर है?
वो केप होटल के आगे एक बाथ टैंक बना हुआ है, उसके लेफ्ट साइड में है। सो यू अंडरस्टूड वो कहाँ खड़े हुए हैं ये उन्होंने बताया। ठीक है। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल सफेद लकीरें चमक रही हैं। तो जो पृष्ठभूमि में मीन्स जो बैकग्राउंड है, जहां चट्टान पे लेखक खड़ा हुआ है, उसके बैकग्राउंड में पीछे की तरफ कन्याकुमारी के मंदिर की लाल सफेद लकीरें चमक रही हैं। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान, इन तीनों का जहां पे ज्वाइंट हो रहा है, वो चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। स्वामी विवेकानंद वहां पे समाधि लगाए थे उस चट्टान पे, और हर तरफ से वो पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है वो जो चट्टान है। आपने कभी देखा हो, इसमें भी दिखाएगा, इसमें ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये जो चट्टान है, इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि ली थी। तो इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके, इसको कंस्ट्रक्ट करके, इसको यहाँ पे एक अच्छा सा मंदिर बना दिया है। और यही कहीं चट्टान पे जो लेखक हैं वो खड़े हुए थे, और पीछे उसके जो मंदिर है उसकी लाल सफेद धारियां चमक रही थी। ठीक है। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। स्याह चट्टानें मतलब बहुत ही डार्क कलर की चट्टानों से टकरा रही थी हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, और जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। जब कोई भी चट्टान, लहरें जो हैं, वो वेव्स जो होती हैं, वो बल खाती हुई मतलब टेढ़ी मेढ़ी होकर के जब उस रास्ते की नुकीली चट्टान से टकराती थी ना, तो वो बहुत सारी ड्रॉप्स में बदल जाती थी, और वो ड्रॉप्स ऐसा लगता था जैसे बूंदों की जालियां हैं। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। वो देख रहे थे लेखक, और पूरी चेतना के साथ, यानी कि पूरी तरीके से अवेयर होकर के वो फील कर रहे थे कि कैसे एक शक्ति का विस्तार होता है। वो वेव्स की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। क्षितिज तक मीन्स जो जहां तक भी नजर जा रही थी वहां तक पानी ही पानी था। क्षितिज होता है जहां पे धरती और आकाश मिलते हैं, तो जहां तक भी उसकी नजर जा रही थी वहां तक पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ रहा था। फिर भी क्या था कि जो सामने का जो क्षितिज था ना, जहां लेखक खड़े हुए थे, उसके सामने का जो क्षितिज था यानी हिंद महासागर का, बहुत ही गहरा दिखाई दे रहा था। लगता था उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि अगर उस तरफ जाएंगे तो कहीं कोई किनारा नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं, तीनों तरफ का उन्होंने जो क्षितिज देखा, क्योंकि पीछे तो उनके मंदिर था ना, तो तीनों तरफ के क्षितिज को उन्होंने आंखों में जब देखा, तो मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूं एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक नहीं। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर के कवि लेखक खड़े रहे। उनको लगा ही नहीं कि वो एक व्यक्ति हैं, जीवित हैं, दूसरी जगह से आए हैं और दर्शक हैं, बल्कि उनको ये लग रहा था कि वो इस दृश्य के बीच में जैसे कि वो दृश्य का हिस्सा बन करके रह गए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान, और जब अपना होश हुआ, जब उसको लगा कि यह मैं भी हूं, तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर गई थी। तब तक उनको लगा, यानी कि जो वेव्स हैं, उन्होंने जब उनको छुआ, क्योंकि वो भी एक चट्टान पे ही खड़े हुए थे, तो जब उन्होंने उनको छुआ, वेव्स ने उनको छुआ, तो तब उनको होश आया। मेरा पूरा शरीर सिहर गया मतलब पूरा शरीर कांप गया सडन, क्योंकि वो ख्यालों में खोए हुए थे, और सडनली एक पानी की वेव्स आई और उनको भिगो कर चली गई, तो वो बिल्कुल सिहर गए। मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली, और पानी की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। अर्थात जो सामने विस्तार था, जो
चारों तरफ पानी पानी था, उस तरफ डाली उन्होंने नजर, उस तरफ देखा और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर कूदे और फिर किनारे पर पहुंच गए। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे आ रहा था, क्योंकि पश्चिम में ही सूर्यास्त होता है। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तटरेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। यानी दूर पश्चिमी तटरेखा के एक मोड़ पर, जो पश्चिमी रेखा थी, पश्चिमी जो किनारा था, उसके बिल्कुल मोड़ पर एक पीली रेत का ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखना चाहता हूँ। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। टोलियां होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक दिशा में जा रहे होते हैं। हम लोग एक साथ मिलके जा रहे होते हैं। हम लोग टीले पर पहुंच गए थे। टीला इज अ सैंड का एक ढेर, उस पे वो पहुंच गए थे। एंड यह वह सैंड हिल थी। सैंड हिल का मतलब होता है एक मिट्टी से बनी हुई चट्टान थी, जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। समटाइम होता है ना कि हम लोग कहीं जाते हैं तो उसके किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में कई कई लोगों से सुनते रहते हैं, तो वो बहुत फेमस जगह होती है। तो वैसे ही सैंड हिल के बारे में उन्होंने पहले से सुना हुआ था। सैंड हिल पर बहुत से लोग आते थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक। नवयुवक इज यंग मैन, यंग वुमन, एंड 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। सूर्यास्त इज सनसेट। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। बैरे इज अ वेटर। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के वेटर उनको सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो गई थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था, क्योंकि जब उनके रेशमी वस्त्रों पर सूर्यास्त की जब किरणें पड़ती थी तो वो बहुत ही अलग सुंदर दिखाई देता था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर देती थी। कुछ युवतियां यहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गईं, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। मीन्स की कुछ जो लेडीज थी वो उस जगह किसी एक दूसरी जगह बैठ गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कैनवास एक तरफ है और कुछ युवतियां एक तरफ है, कुछ पेंटिंग एक तरफ है। उनमें कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु। मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिया हुआ था। मीन्स सैंड हिल जो थी ना जगह, उसके सामने का पूरा विस्तार मतलब वही पूरा पानी पानी दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिया हुआ था। उधर का विस्तार, उधर का पानी पानी वाला एरिया दिखाई नहीं दे पा रहा था, बिकॉज कि वहां पे एक ऊंचा टीला था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे भी आगे एक और ऊंचा टीला है, और जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक और टीला होगा और उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार नजर आएगा। तो एक के बाद एक बहुत सारे टीले थे, और एक टीला छोटा था, फिर उसके आगे जाते तो और एक ऊंचा टीला था जिसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर जब उस टीले पे पहुंचते थे तो फिर उसके आगे और एक टीला था। तो इस तरह से वो सोच रहा था कि शायद अब ये टीला खत्म होगा और फिर मुझे आगे का विस्तार दिखेगा। ये पश्चिमी नहीं होता है, पश्चिमी होता है, च आएगा यहाँ पे 6 की जगह। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दिया। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। एक नीचे स्लैंट ड्रॉप था जो लग रहा था कि टीले से समुद्र की तरफ उतरने के लिए एक स्लांट लाइन दी हुई है, वे दिया हुआ है। सूर्य तब
पानी से थोड़ा ही ऊपर था, अपने प्रयत्न, पानी से थोड़ा ही ऊपर का मतलब वो जो क्षितिज था जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं, वो पानी का जो किनारा था वहां से बस थोड़ा सा ऊपर सूरज दिखाई दे रहा था, यानी सूर्यास्त होने ही वाला था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, एक ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो, पहली बार पार किया हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। दाईं तरफ अगर वो देख रहा था तो उसको नारियल के कोकोनट के ट्रीज नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर की ओर उठ रही थी। हवा चल रही थी तो जो कोकोनट ट्री था वो हिल रहा था। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूरी तक जा रही थी और पश्चिमी तट के साथ साथ माउंटेन की हिल्स भी जा रही थी, दिखाई दे रही थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी और बीहड़ और वीरान थी, बहुत ही ड्राई थी, नजर आ रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी कि जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे यहाँ उडेला गया हो, बहुत न्यू फ्रेश दिखाई दे रही थी। मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशानों को देखा, लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटा हो, और इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर गई। उदासी इसलिए क्योंकि सिहरन इसलिए हुई क्योंकि उसने पहली बार उस रेत पर कोई निशान बने थे, और उदासी इसलिए कि वो रेत पे निशान बन गए, मतलब रेत का जो समतल पना था वो खत्म हो गया। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, और सूर्य का जो गोला था यानी कि पानी की सतह से छू गया मीन्स सूर्यास्त का बिल्कुल डेडलाइन आ गया और पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढल गया। जब पानी सूर्य जो है वो पानी के बिल्कुल पास आ जाता है ना, तो उसकी जो चमक है, उसका जो येलोनेस है, वो जब पूरे पानी पर फैलता है तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड फैल गया हो। पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। तुरंत तुरंत उसका रंग चेंज होता है। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता सा नजर आ रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले वहां सोना बह रहा था, अब वहां लहू बहता नजर आ रहा है। वो बिल्कुल रेड हो जाता है पानी, जब सूर्य पूरा डूब जाता है तो पानी बिल्कुल रेड हो जाता है, और कुछ क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैजनी और बैजनी से काला पड़ गया। काला दिखाई देता है ना, रात में पानी एकदम काला दिखाई देता है। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देखा। नारियल की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर नीचे उठ रही थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी, मतलब पूरा जगह पूरी चारों तरफ काला ही काला हो गया था, बिकॉज शाम रात हो गई थी ना। तो एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट शाह पकड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। वहां जब पेड़ एक आसपास पास पास में जब पेड़ थे जो नारियल के, वो रात के समय बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि एक दूसरे को पकड़ा हुआ है सबने। मैंने अपनी जगह से उठा और खड़ा हुआ मैं, और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी इस तरफ कभी उस तरफ समुद्र को देखा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौट कर भी जाना है, और इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर इतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना बहुत असंभव था। मेरे और उन रंगों के बीच काली पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर सताने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं इन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा, क्योंकि वो तो बहुत आगे निकल गया था ना, उसको सूर्यास्त देखना था और वो बहुत आगे निकल गया था। और जब पूरी तरीके से सूरज डूब गया था पानी में, मतलब कि जब पूरी तरीके से सूर्यास्त हो गया था, तब भी वो वहीं था और उसको वापस रिटर्न होना था। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी लिए, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा।
निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया और तट यानी किनारा, किनारे पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था कि तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत दिखाई देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली, लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी रेत में नहीं देखे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितने तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे। मीन्स जब रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो उस समय रेत का जो रंग था वो अपने आप में इतने सारे रंगों को लिए हुए था कि वो देखते ही बन रहा था। और उनसे अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा, मसल कर नीचे गिर जाने दिया और जिन रंगों को हाथों से छू नहीं सका उन्हें पैरों से मसल कर देखा। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे निकल गया। समुद्र में पानी चढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी और एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा और तट यानी किनारे का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। एक और लहरें पैरों के नीचे आकर लौट गईं। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया और एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे मनुष्य सचमुच वह मुझे अपने लपेटे में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों में हल्की सी खरोच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था। मीन्स जो चट्टान थी वो पानी के अंदर चली गई थी और उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था। पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ, क्योंकि पानी तो अपनी धारा से बह रहा था। मैं चट्टानों की नोकों पर पैर रखता इस किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा यह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया हो। चट्टान के उस तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। जो दूसरी तरफ जब वो ऊपर गया चट्टान पर, तो दूसरी तरफ का जो फैलाव था वो लगभग 100 फुट का था। कितने लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगने लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात केप होटल का लॉन का दृश्य है ये, और अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें। एक पौधे की टहनियां। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी। दक्षिण पूर्वी जो एरिया था वहां पे जहाज की मध्यम रोशनी, मध्यम मतलब धीमी रोशनी। सूर्योदय हुआ। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर पहुंचे। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है। जो चट्टान है ये विवेकानंद चट्टान, वो किनारे से 100-125 गज आगे, गज इज अ यूनिट नेम, लाइक किलोमीटर मीटर होता है ना, ऐसे ही गज होता है। तो वो समुद्र, तो जो चट्टान थी विवेकानंद चट्टान, वो इतना आगे जाकर के था समुद्र के बीच में जाके, वहां जहां बंगाल की खाड़ी की ज्योग्राफिकल लिमिट लाइन समाप्त होती है। मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 नवयुवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था, 4 मल्लाह थे। मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 लोग थे, कन्याकुमारी के, जिनमें एक ग्रेजुएट था और 4 मल्लाह थे, जो एक छोटी सी नाव में वहां लाए गए थे। नाव क्या थी? रबड़ पेड़ के 3 तनों को एक साथ जोड़ दिया गया था, बस।
नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ ला रहे थे। तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की। मीन्स वो जब जब वो आसमान की तरफ देख रहा था ना, तो उस समय उसने अपने आप को उसने खो जाने दिया। अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढक रखना चाहता था। उसको डर तो लग रहा था, लेकिन वो दिखावा कर रहा था कि वो नहीं डर रहा है। पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी वे हल्के हल्के कांप रही थी। ठीक है, अब ये सूर्योदय का दृश्य दिखाएगा ये। ठीक है, ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं और उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जी देना। ठीक है, अर्जी देना मतलब नौकरियों के लिए रिक्वेस्ट करना, बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। सीपी होता है एक शंख। ओके, दिस इज सीपी। तो इसको तोड़ करके इसके अंदर जो मटेरियल था ना, वो उसने खा लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टान की ओट से सूर्य उदित हो रहा था। अब जैसे ही सूर्योदय होता है तो पानी में हल्का हल्का सा जो कालापन होता है रात का, वो हटने लगता है और धीरे 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 रेड कलर का किरण पानी में गिरने दिखाई देने लगती है। घाट पर बहुत से लोग उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित हो गए। सूर्य नमस्कार करने के लिए या फिर सूर्य को पानी देने के, दिखाते हैं ना पानी गिराते हुए हाथ से, तो उसके लिए इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे लोग। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे जो वेटर थे, वो सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियां, मतलब जो लोकल लेडीज थी, उन्हें अपनी टोकरियों में शंख और मालाएं दिखा रही थी। वे लोग दोनों काम एक साथ कर रहे थे। मालाओं का मोल तोल यानी कि बार्गेनिंग, और अपने बाइनाक्यूलर्स से सूर्य दर्शन, जो उनके पास एक उपकरण था, उसके जो पास से दिखाई देता है दूरबीन टाइप का, तो उससे वो सूर्य दर्शन भी कर रहे थे और ये मालाओं के बारे में बार्गेनिंग भी कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कड़क हाल हमारे आसपास तैर रहे थे। वहां की बेकारी की समस्या, सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से बेलाग। मीन्स वहां के जो लोकल लोग थे वो चीजें बता रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या किस तरीके से लोग यहाँ सूर्योदय देखने के लिए आते हैं और क्या सूर्योदय की विशेषता है। ये सब बातें वहां के लोग बता रहे थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर के दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। किसको? सूरज को। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़क काकों के पंख एक से चमक रहे थे। कड़क काकों के पंख, ये है पक्षियों की एक प्रजाति है कड़क काक। उनके पंख एक से चमक रहे थे। मीन्स हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की सी धूप में कई एक नावों के पाल, कई नाव एक साथ, और कड़क काकों के पंख एक जैसे चमक रहे थे। मतलब वो नावें बिल्कुल एक पक्षियों की प्रजाति की टाइप की लग रही थी। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी बस इतने बजे। यानी अब उसका वो जो सूर्यास्त और सूर्योदय वाला जो सीन देखना था उसको, वो कंप्लीट हो गया था। और अब वो बस ये मन ही मन में सोच रहा था कि अब कौन सी बस मिलेगी जिसको पकड़ के मैं अपने घर की तरफ लौटूंगा। सो ये था उनका यात्रा वृतांत, जो बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ, बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ पिरो करके लेखक मोहन राकेश ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो उन्होंने कन्याकुमारी दर्शन का यात्रा बनाई थी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।